मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और सोशियोलॉजी विषय वस्तु ले रखी है। सोशियोलॉजी अगर आपने ले लिया है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चुटकियों में आपको सोशियोलॉजी समझाने का प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से आप तक जो भी हमारी मनोभाव होंगे सोशियोलॉजी के प्रति या सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो अवधारणाएं होगी, उनको बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। और निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलो कि सारी बातें आपकी समझ में आएगी, यानी कि आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही जगह से यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं बिल्कुल फ्री में आपके यूट्यूब चैनल पर ही। ओके, तो अब हम इसी श्रृंखला में बात करते हैं। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पर हमने चर्चा कर दिया है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जिनका 2023 में एग्जाम होने वाला है, कुछ का दिसंबर में होगा परीक्षा, कुछ की जनवरी में होगी, कुछ की मतलब कि एक प्रकार से जनवरी तक लगभग आपकी परीक्षाएं समापन करवा ली जाएंगी फर्स्ट सेमेस्टर की। जो अभी अभी एडमिशन हुआ है इंटर पास करके, बीए में एडमिशन नहीं है खास करके उनके लिए। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमने पढ़ा दिया, उसका मॉडल पेपर भी पढ़ा दिया। सोशियोलॉजी का चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, कोई दो राय नहीं है। तो इसी श्रृंखला में सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 के बारे में आज चर्चा करेंगे। कल आपने जियोग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा रात के 9 बजे। डेली रात 9 बजे आपकी क्लास जो है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की लाइव होती है। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सोशियोलॉजी हो, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया और हिंदी साहित्य, यानी 4 सब्जेक्ट की चैप्टर 1 की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आज ये 5वीं कक्षा आपकी होगी सोशियोलॉजी की चैप्टर 1 की। इससे पहले सोशियोलॉजी का सिलेबस हमने बोर्ड पर ही डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। यानी कि 5 क्लासेस ऑलरेडी इससे पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसकी हो चुकी है। ठीक, अब हम बात करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से सोशियोलॉजी यानी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर 2023 की परीक्षाओं के लिए और आने वाली परीक्षाएं 24-25 के सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी की चैप्टर 1 यूनिट 1 के अंतर्गत है जो, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में मेरा यही मेन मोटिव रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाने का प्रयास करूं, जहां तक हो सकेगा मैं पढ़ा दूंगा। देखिए, मैं जो है चैप्टर, जैसे कि आज जो भी मैं पढ़ा पाऊंगा चैप्टर 1 हो जाएगा, कल जो पढ़ाऊंगा मतलब कि जो आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर 2, यानी कि इस प्रकार से एक तारतम्यता बनाने का प्रयास रहेगा। तो वैसे तो आपको समाज शास्त्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति ही समझ लेना होता है, विषय क्षेत्र बाद में आता है चैप्टर 2 में। लेकिन फिर भी हम यही सोचेंगे, सबसे पहले अर्थ को समझेंगे समाज शास्त्र के, फिर परिभाषा को समझेंगे। समय बचता है थोड़ा सा तो हम उसके नेचर को समझ लेंगे, यानी कि नेचर ऑफ जो है सोशियोलॉजी, उसको भी समझ लेंगे हम लगे हाथ। और भी टाइम बचेगा तो हम उसके स्कोप को भी समझ लेंगे, विषय क्षेत्र को भी समझ लेंगे। ठीक है, और भी समय बचेगा, वैसे समय बचेगा ही नहीं क्योंकि इतने में ही आपका हो जाएगा लगभग 1 से 1.5 घंटा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला में आखिरकार, और जानते हैं आखिरकार क्या क्या चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़े जिससे एग्जाम में हमारे प्रश्न फंसे। और यहां से लगभग आपको बता दूं मैं कि लगभग 10 प्रश्न आपके यहां से तैयार होने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से, इत्मीनान से पढ़िएगा। आपको बता दूं समाज शास्त्र जो शब्द है आपके लिए मैं क्लियर करके बता देना चाह रहा हूं। समाज शास्त्र जो शब्द है ये अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द से बना। किससे बना भाई? अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द से बना है। और सोशियोलॉजी शब्द की अगर बात की जाए तो सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है सोशियस और दूसरा शब्द कौन सा है आपका? दूसरा शब्द है लोगास। सोशियस माने क्या होता है भाई? सोशियस माने होता है आपका समाज, और लोगास का मतलब क्या होता है? लोगास का मतलब होता है विज्ञान। सोशियस जो शब्द है ये किस भाषा का भाई? सोशियस शब्द जो है आपका वो है आपका लैटिन भाषा का, और जो लोगास शब्द है वो किस भाषा का है? वो ग्रीक भाषा का है। तो इस प्रकार से आपका सोशियस और लोगस 2 शब्दों से मिलकर के सोशियोलॉजी का निर्माण हुआ है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसके अर्थ को समझेंगे। सबसे पहले आपकी हेडिंग क्या होगी? सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी सोशियस और लोगस। ओके, सोशियोलॉजी किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है? सोशियोलॉजी का अर्थ हेडिंग डालेंगे क्या भाई? समाज शास्त्र का अर्थ। वैसे लिखा ही है यहाँ पर समाज शास्त्र के अर्थ के बारे में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सोशियोलॉजी। चलिए, चल नहीं रहा है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ। मान लेते चलिए लाल कलर से ही। देखिए सोशियोलॉजी ये शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। पहला शब्द कौन सा है आपका? सोशियस। ठीक है,
सोसियस ऐसे बोल दीजिए, सोसियस हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, लोगास या लोगस। तो सोसियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये सोसियस जो शब्द है ये भाई किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। एग्जाम में प्रश्न कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो जिन छात्र छात्रों का ऑब्जेक्टिव होगा प्रश्न, मतलब कि जैसे कि जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र आता है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय के भी ऑब्जेक्टिव 40 प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा लोगस की बात की है, तो ये किस भाषा का भाई, ये ग्रीक भाषा का, किस भाषा का है, ग्रीक। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोसियस और लोगास। सोसियस का मतलब होता है भाई कि सोसियस का मतलब क्या होता है, सोसाइटी, सोसाइटी। और सोसाइटी की हिंदी में क्या कहते हैं, समाज, ठीक। ये ग्रीक भाषा का शब्द है लोगास। इससे बनता है क्या भाई, इससे बनता है आपका लॉजी, ठीक है, अंग्रेजी का लॉजी। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है, शास्त्र या विज्ञान। क्या मतलब होता है, शास्त्र या, यानी कि शास्त्र या विज्ञान। समझने का प्रयास करिएगा। सोसियल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगास जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इन दोनों शब्दों के मेल से बना है अपना सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र, ठीक। यहां पर क्या निकला, यहां पर समाज शास्त्र या विज्ञान, यानी समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान ही क्या कहलाता है, का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान जो होता है वही आपका क्या होता है, सोशियोलॉजी होता है। अर्थात सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोसियस और लोगस। सोसियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। लोगस जो शब्द होता है ये लॉजी से बनता है। आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो भी लॉजी लोगस से बनेगा, ग्रीक का शब्द है। इसके अलावा आप फिलो, और इसके अलावा और भी जो शब्द है जिसमें लॉजी लगता है, जैसे कि आप और भी तमाम सारे लॉजी वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे कि जियोग्राफी हो गया तो ग्राफिया शब्द हो गया। इसके अलावा सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है। और भी तमाम सारे लॉजी वाले शब्द हैं, साइकोलॉजी हो गया, और भी तमाम सारे लॉजी वाले जितने भी शब्द आएंगे, यानी लॉजी जिसमें लास्ट में लगेगा उसका मतलब लोगास होता है। क्योंकि ग्रीक का जो लोगास शब्द है इसी से बना है लॉजी, और लॉजी माने शास्त्र या विज्ञान होता है। अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान समाज शास्त्र कहलाता है। आपको यही पर बता दूं कि एक व्यक्ति है, उनका नाम है मैकाइवर और पेज। मैकाइवर पेज का एक कथन हमें याद आ जा रहा है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा था, मैकाइवर एवं पेज का एक कथन है भाई, क्या कि समाज जो होता है, समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका जाल है, सामाजिक संबंधों का जाल है। और चूंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और समाज का ही अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम क्या कहते हैं, समाज शास्त्र कहते हैं। तो अगर हम इसके अर्थ से एक परिभाषा को बनाना चाहें कि समाज शास्त्र की क्या परिभाषा हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि मैकाइवर और पेज ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है, इसीलिए जब हम समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को समाज शास्त्र कहते हैं, इसका मतलब समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि सामाजिक जो विज्ञान है या समाज शास्त्र जो है उसमें चूंकि समाज का अध्ययन किया जाता है, और समाज चूंकि सामाजिक संबंधों के जाल से बनता है, तो यह अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही समाज शास्त्र कहलाता है। तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना ही सामाजिक मतलब समाज शास्त्र कहलाता है, सामाजिक विज्ञान कहलाता है। ठीक, क्लियर होगी बातें। ये कथन होगा, एक परिभाषा अगर आप बनाना चाहे तो तुलना करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा। एक व्यक्ति है, उनका भी नाम बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी लोग। ये पहला पॉइंट सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छा, सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, पर थोड़ा सा जान लीजिए सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, एक मिनट में। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक। ये व्यक्ति जो है नाई के यहाँ जा रहा है बाल कटवाने, तो नाई से इसका संबंध हो गया।
पंडित जी के पास जा रहा है पूजा करवाने, इससे संबंध हो गया। इसके अलावा ये जो है जा रहा है किसी के यहाँ मान लेते काम करने, मतलब कि चीनी लाने जा रहा है बनिया जी के यहाँ, मतलब कि साहू जी के यहाँ, तो ये हो गया क्या, इससे संबंध हो गया। इसके अलावा ये कहीं पर जा रहा है स्कूल कॉलेज, ठीक है, वहां से संबंध हो गया, स्कूल कॉलेज में इसका संबंध हो गया। इसके अलावा कोचिंग जा रहा है, वहां से संबंध हो गया। इसके अलावा मान लेते हो किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, उससे उसका संबंध है। इसके अलावा और भी तमाम सारे उसके दोस्त फ्रेंड्स हैं, उसके पास जा रहा है। तो एक प्रकार से देखिए पूरे के पूरे समाज में एक जाल सा बन रहा है। और इस नाई का भी पर्सनल व्यक्तित्व है, तो इसका भी इसी प्रकार से क्या होगा, सभी से संबंध होगा, इसका भी संबंध होगा, पंडित जी का भी, सबका। ठीक इस प्रकार से क्या होगा, संबंध ऐसे से बढ़ता चला जाता है और एक प्रकार से एक समाज में जाल क्रिएट हो जाता है। और चूंकि समाज जो होता है इसी प्रकार से एक जाल के नुमा बना हुआ होता है। और जाल किस प्रकार का, सामाजिक संबंधों का, जो सोशल रिलेशनशिप होता है उसी का जाल होता है एक प्रकार से। और उसी जाल का अध्ययन करने का प्रयास, यानी उसी जाल को हम समाज कहते हैं और समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। और चूंकि अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है समाज को लेकर के कि समाज क्या है, समाज मूर्त है या अमूर्त है, तो क्या बताएंगे हम कि समाज जो होता है चूंकि वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंध यानी सोशल रिलेशन जो होते हैं वो ना तो टच हम कर सकते हैं और ना ही हमको दिखाई पड़ते हैं, अर्थात बस हम संबंधों को महसूस कर सकते हैं, उसको अर्थात फीलिंग्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के मैं कहना यह चाह रहा हूं कि समाज जो होता है वह अमूर्त होता है। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपका ये बनता है कि समाज कैसी प्रक्रिया है, मतलब कि समाज क्या है। ऑप्शन ए में मिलेगा मूर्त है, ऑप्शन बी अमूर्त है, ऑप्शन सी अमूर्त और अमूर्त दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, समाज एक अमूर्त प्रक्रिया है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, समाज अमूर्त है। अमूर्त मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात जिसको हम एक मूर्ति के रूप में नहीं देख पाते। समाज कोई एक ऐसा, ये गांव और ये टोला मोहल्ला कस्बा, उसको समाज नहीं कहते हैं, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। समाज जो होता है वो गांव मोहल्ला टोले के बीच में जो परस्पर व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है उसी संबंधों को हम समाज कहते हैं। और उसी संबंधों में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है उसको। उसी संबंधों को जब हम नियंत्रण में रखते हैं तो उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। उसी संबंधों की बात की जाए, अगर उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको हम समाजशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात आपको यहाँ पर सामाजिक संबंधों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अर्थात जब भी हम समाज की बात करेंगे इसका मतलब है कि तमाम सारे व्यक्तियों के बीच का संबंध होगा, अर्थात समाज दिखाई नहीं पड़ता है। कोई समाज, मतलब कि हमारे ख्याल से हमारे भारत का समाज कोई सी दूसरे प्रकार का है और कहीं दूसरे स्थान का समाज दूसरा होगा। उसका मापदंड, उसके मूल्य, उसके नियम कायदे समाज के अलग अलग होते हैं। हमारे समाज के नियम कायदे अलग हैं, इंग्लैंड के समाज के जो है कानून कायदे अलग होंगे और सभी के समाज के कानून कायदे अलग होंगे। ठीक है, अब पहले समाजों का वर्चस्व जो है पंच परमेश्वर बैठते थे, लेकिन अब क्या हो गया, कानून सब आ गया है, कानून सारा काम कर रहा है, तो अब समाजों की उतनी भूमिका नहीं रही। सामाजिक मूल्यों को लोग त्याग भी रहे हैं, सामाजिक चीजों को लोग नहीं भी मान रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो रहा है और सामाजिक मापदंडों को, मूल्यों के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं, कई सारी चीजें हो रही, तो आप लोगों को पता होगा। तो इस प्रकार से अब एक व्यक्ति का नाम हमने और बताया था कि जिसको हम क्या और किसको हम जनक कहते हैं, फादर ऑफ, अभी मैं समझा दूंगा थोड़ा सा इसके बाद में। चलिए समझ लीजिए, फादर ऑफ जियोग्राफी मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है भाई, तो ये है जो है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्टे की बात की जाए तो उन्होंने, बात है 1838 ईस्वी की, 1838 ईस्वी में अगस्त काम्ट नाम के व्यक्ति ने, ये कहाँ के निवासी थे भाई अगस्त काम्ट? अगस्त काम्ट जो थे ये फ्रांस के निवासी थे। फ्रांस का निवासी अगस्त काम्ट जो होता 1838 ईस्वी में इस मतलब की समाजशास्त्र को किस नाम से दिया इसको, पहले जो था, पहले की बात की जाए तो पहले सामाजिक भौतिकी कहा जाता था समाजशास्त्र को। क्या कहा जाता था? सामाजिक भौतिकी कहा जाता था। और इसके बाद में क्या हुआ, 1838 के बाद 1838 ईस्वी में ही क्या कर दिया, अगस्त काम्ट नाम के व्यक्ति ने इसको क्या कहा, इस नवीन शास्त्र को समाज शास्त्र नाम दिया, समाज शास्त्र। अच्छा, ये जो समाज शास्त्र बना है ये मानव शास्त्र से ही बना है। मानव शास्त्र से जब अलग हुआ ये
तो सामाजिक भौतिकी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों ने उसको सोशल यानी कि सोशल क्या कहा, जो है फिजिकल सोशियोलॉजी, यानी एक प्रकार से कहीं कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा तो सामाजिक यानी कि एक सामाजिक भौतिकी के संज्ञा से इसको डिनोट किया जा रहा था। उसके बाद में 1838 ईस्वी का समय आता है। अगस्त कॉम्ट नाम का व्यक्ति फ्रांस में रहता है। ये कहता है कि इस नवीन शास्त्र को क्या कहा इसने, इस नवीन शास्त्र को इसने एक नया नाम दिया समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी। और इसीलिए खास करके चूंकि इन्होंने नाम दिया, इसीलिए अगस्त कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का जनक या समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम किसने दिया, अगस्त कॉम्ट ने दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र का उदय हो जाता है, यानी कि उसको नाम दे दिया जाता है। लेकिन एक विशिष्ट विषय के रूप में आप देखिएगा 1938 ईस्वी में एक मतलब पूर्ण रूप से सजा हुआ समाजशास्त्र हमारे समक्ष आता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। और इससे पहले आप देखिएगा जो है 1874-76 ईस्वी के आसपास ही आप देखिएगा तो अमेरिका में भी इसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यानी 1876 ईस्वी में अमेरिका में, इसके अलावा फ्रांस में 1889 ईस्वी में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में, और उसके 7 सालों के बाद में ग्रेट ब्रिटेन के यानी कि 1914 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। और आपको मैं बता देना यहीं पर जा रहा हूं कि और अगर यूपी में आपसे पूछे कि समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में यानी एलयू में आप देखिएगा सबसे पहले समाजशास्त्र विषय वस्तु आई। कब आप देखिएगा तो उसका कोई डेट नहीं मान सकते हैं, तो एक प्रकार से वैसे डेट नहीं पूछी जाती, बस यूपी में पूछेगा और केंद्र में पूछेगा। तो 1914 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय मान सकते हैं। 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में होता है, 1876 ईस्वी में अमेरिका में होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सब चीजें क्लियर हो गई आपकी, तो लिख लीजिएगा आप सभी लोग। 1876 में कहां पर भाई, अमेरिका में होता है। 1876 में आप देखिएगा 1876 ईस्वी में अमेरिका में खास करके बात किया है, कहां पर, अमेरिका में। इसके अलावा बात किया है अमेरिका के अलावा जैसे फ्रांस हो गया, तो फ्रांस में कब भाई, तो फ्रांस में आपका देखिएगा 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में फ्रांस में हो गया। इसके अलावा बात किया है ब्रिटेन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, किसका, ब्रिटेन का। ब्रिटेन में 1900 कब, 1907 ईस्वी में। इसके अलावा भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आप देखिएगा 1900 आकर के 14 में ईस्वी में मुख्य रूप से भारत का प्रारंभ जो होता है ये जो है बंबई विश्वविद्यालय में आप देखिएगा। ठीक है, बंबई विश्वविद्यालय में, ठीक, बंबई विश्वविद्यालय में बीवी में आप देखिएगा ये प्रारंभ हो जाता है पढ़ाना, यानी सोशियोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ हो जाता है। और सर्वप्रथम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद में आप देखिएगा यूपी में, आप देखेंगे यूपी में सबसे पहले कहां पर, एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो क्लियर हो गई बातें यहां तक आपकी। तो आपने क्या समझा, देखिए फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे कहां के निवासी थे, फ्रांस के। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है अगस्त कॉम्टे की मृत्यु कब हुई थी, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था मृत्यु कब हुई थी, 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी अगस्त कॉम्टे की। पहले अगस्त कॉम्टे से पहले सामाजिक भौतिकी को किस नाम से जानते थे हम, मतलब कि समाज सोशियोलॉजी को सामाजिक भौतिकी के नाम से जानते थे। उसके बाद में 1838 के बाद से हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के नाम से इसको जानने लगे। ठीक है, 1876 ईस्वी में अमेरिका में सबसे पहले एक पृथक विषय के रूप में जो है सोशियोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ होता है। उसके बाद में फ्रांस में 1889 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 ईस्वी में। और चूंकि उस समय जब ये था तो यहाँ पर ब्रिटेन से लगभग 7 सालों के बाद में 1914 ईस्वी में बंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले भारत में शुरू हुआ समाजशास्त्र का अध्ययन। ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो समाजशास्त्र का कुछ इतिहास आपने जाना, यानी उद्गम जाना किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद में ऐसी चीजें आनी। और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर लिखा था 1900 कुल मिलाकर के आप देखिएगा 1938 आते आते तक समाजशास्त्र एक विशिष्ट विषय के रूप में हमारे समझ उभर जाता है। तो ये मत कहिएगा कि सर जी 1838 ईस्वी के बाद को तो समाजशास्त्र का उदय कब हुआ पूछेगा। समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, क्या लगाएंगे, 1838। पूछेगा एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ, 1938। आपसे पूछेगा एक पृथक विषय के रूप में अमेरिका में 1876, एक पृथक विषय के रूप में फ्रांस में 1889, एक पृथक विषय के रूप में ब्रिटेन में 1907, एक पृथक विषय के रूप में भारत में 1914 ईस्वी। क्लियर हो गई बातें। तो ये होगा समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र का उद्गम।
थोड़ा सा मैंने उद्गम को भी बता दिया आपको, और एक प्रकार से इसके जो है नेचर मतलब उसके मतलब की जो था इसके बारे में उसको बता दिया। और एक चीज यहीं पर और ध्यान रखिएगा, मैन या सोशल एनिमल यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? अरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मैन इज अ सोशल एनिमल। सबसे पहले किसने कहा था? अरिस्टो ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप ये कथन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा आता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन अरिस्टो महोदय का है। प्रश्न पूछा आता है समाज मतलब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसका कथन है? मैकाइवर बेज का कथन है। ये बात ध्यान रखिएगा। और सब चीज तो मैंने बता दी। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, सोशियस और लोगस, जिसमें से सोशियस किस भाषा का शब्द है? सोशियस लैटिन भाषा का है, लोगस ग्रीक भाषा का है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक इस प्रकार से ये चीजें आपके समक्ष इतनी बातें हमने बताई जो कि सोशियोलॉजी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। तो अब इसके बाद में हम इसकी परिभाषा समझेंगे और उसके बाद में हम समय बचता है तो उसकी प्रकृति यानी नेचर को समझ लेंगे। तो इस प्रकार से आपका सोशियोलॉजी का प्रथम चैप्टर संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। ओके, तो अब हम जानेंगे विस्तार से कि आखिरकार समाज शास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने किस किस प्रकार से परिभाषा दी है। जब समाज शास्त्र का उदय हो रहा था या उदय हो चुका था, उसके विकास यात्रा के दौरान बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत समाज शास्त्र की परिभाषा को व्यक्त करते समय दिए। उन सभी मतों को हमने बोर्ड पर लिखने का प्रयास किया है, कड़ी मेहनत के फलस्वरूप, और आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें लिखे गए जो मुद्दे हैं इनको हम थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर समाज शास्त्र की परिभाषा को आपने समझ लिया तो लगभग यहां से आपका 15 से 20 नंबर का प्रश्न आपका तय हो जाता है, एग्जाम से फंस जाता है, आना ही आना एकदम से, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो और चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो। तो समाज शास्त्र की परिभाषा को अगर हम सभी परिभाषाओं को देखें, यानी कि जितना विकास यात्रा रही समाज शास्त्र की, यानी जब भी हम बात करें शुरुआती दौर से लेकर के अब तक, तो उनमें आप देखिएगा जितनी परिभाषाएं मिलती हैं उनको हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से उसको समझ सकें, जान सकें, इसीलिए हमने उसको 4 भागों में बांटा है। आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समाजशास्त्र पढ़ते वक्त यही होती है कि विद्वानों के जो कथन होते हैं उन कथनों को हम कैसे याद करें। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, याद करना आपको जरूरी नहीं है, बस उनके कथनों को समझ लेना है। इसीलिए हमने इसको 4 कैटेगरी में इसलिए बांटा, चूंकि अगर आप जान जाएंगे कौन कौन से विद्वान का दृष्टिकोण कौन कौन सा रहा है और उसी दृष्टिकोण के हिसाब से उस विद्वान की परिभाषा है, थोड़ी थोड़ी सी अदल बदल की परिभाषा है, बाकी कोई दिक्कत ये नहीं है। समझो थोड़ा सा, समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए 4 तरह के विद्वान हमारे समक्ष आते हैं। एक तो वह विद्वान आते हैं मेरे भाई जो कि समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, यानी ऐसा विषय वस्तु, ऐसा विज्ञान या ऐसा शास्त्र जो कि समाज का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र कहलाता है। इनमें नाम आता है वार्ड, समनर और गिडिंग्स का, ओडम का। ये 4-5 व्यक्तियों का नाम आता है, और भी व्यक्ति है लेकिन मुख्य रूप से इन चारों का नाम आता है। इसके अलावा समाजशास्त्र की परिभाषा देने वाले विद्वानों में हमारे समक्ष वो नाम भी आते हैं जो विद्वान समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं। देखिएगा, सब कुछ व्यक्ति ऐसे जो समाज का अध्ययन मानते हैं और कुछ विद्वान ऐसे कि जो सामाजिक संबंधों का मानते हैं, यानी कि सामाजिक संबंधों को क्या मानते हैं? अध्ययन मानते हैं, यानी कि ऐसा विषय वस्तु या ऐसा शास्त्र या विज्ञान जो कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, समाज शास्त्र कहलाता है। उसमें नाम आता है HP फेयरचाइल्ड का, क्यूबर का और वार्नबेज का। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो कि समाज शास्त्र को क्या कहते हैं? समूहों का अध्ययन मानते हैं, सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। किसका अध्ययन मानते हैं? सोशल ग्रुप्स का अध्ययन मानते हैं। समाज शास्त्र क्या करता है? या समाज शास्त्र या समाज शास्त्र ऐसा विज्ञान है, ऐसा शास्त्र है जो कि क्या करता है? समूहों का अध्ययन करता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। इनमें नाम आता है पार्क एवं बर्गेस का, नोब्स का, हाइन का, फ्लेमिंग का, जॉनसन का, इस लोगों का नाम आता है।
इसके बाद में जो लास्ट यानी चौथे तरीके के जो विद्वान हैं उनकी परिभाषा थोड़ा सा हमको नवीन परिभाषा लगी है। वो लोग हैं जो लोग समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। क्या मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर एक वे विद्वान है जो कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, एक वे विद्वान है जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं, एक वे विद्वान है जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं, और एक वे विद्वान है जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। और इनमें नाम आता है अंतःक्रियाओं वाले में नाम आता है गिलिन का, गिन्सबर्ग का और जॉर्ज सीमेल का। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इन लोगों ने कैसी कैसी परिभाषाएं दी हैं। तो आपकी थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए इन विद्वानों ने इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है। तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए विद्वान की अगर मैं बात करूं तो विद्वान आते हैं सबसे पहले वार्ड महोदय समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। क्या कहा, सबसे पहला कथन है समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो जब भी आप समाजशास्त्र की प्रकृति को समझ रहे होंगे तो यह कथन उसमें लिख दीजिएगा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह कथन वार्ड ने कहा। कुछ विद्वान होंगे जो कि समाजशास्त्र को मतलब मानेंगे, यानी कुछ विद्वान ऐसे होते हैं जो कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि समाजशास्त्र को एक आर्ट यानी कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट मानते हैं, कला का विषय वस्तु मानते हैं। ठीक, और आप लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो समाजशास्त्र का नाम इससे पहले आप लोगों ने सुना नहीं होगा, या सुना भी होगा तो जान नहीं पा रहे होंगे कि समाजशास्त्र होता क्या है। ठीक, तो समाजशास्त्र जो है ये क्या है भाई, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज के विज्ञान को हम समाजशास्त्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर समाज का अध्ययन हमने बताया नहीं था, समाज के अध्ययन के रूप में देखिए वार्ड कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। और इसके बाद में कौन आते हैं, गिडिंग्स आते हैं। गिडिंग्स महोदय वार्ड से कहें कि तू ही सामाजिक मतलब विज्ञान की परिभाषा या समाजशास्त्र की परिभाषा केवल आप नहीं दे सकते हो, हमारे अंदर भी कलेजा है, हम वो परिभाषा दे। तो वार्ड महोदय के बिल्कुल स्वागत है गिडिंग्स भाई, तुम दियो परिभाषा। तो गिडिंग्स महोदय बड़े गदगद बाड़ी में कहने लगे कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखें दोनों में अंतर समझिएगा, थोड़ा सा ही अंतर है। वार्ड जब कहें कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान हुए और वही बात का घुमाए गए, थोड़ा गिडिंग्स कहा लगे कि समाजशास्त्र समाज का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। समझो थोड़ा सा, बहुत ही कहीं न कहीं पे घुमाने का प्रयास इन्होंने किया ताकि वार्ड का इना लागे कि हमारे चुराए हम लिख दे रहे। देखो वार्ड का कहें कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान समाजशास्त्र है। ये कहा कहें गिडिंग्स कहने लगे कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और भाई वैज्ञानिक अध्ययन कब होगा, यानी समाज के विज्ञान के अंतर्गत ही होगा, क्योंकि जब कोई भी विषय वस्तु विज्ञान होगी तब वो वैज्ञानिक अध्ययन ही करेगी ना। तो यही चीज दोनों की परिभाषा का सेम मतलब है, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। वही है ना कि कहा नटत रीजत, वही वाला क्या बोलते हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे और घाव करें गंभीर, वही वाली हाल है। अर्थात बस शब्दों का हेरफेर है, बाकी तो बातें एक ही हैं। ठीक है, यानी पढ़ना तो भाई वही है, लेकिन अब कोई दूसरी तरीके से पढ़ाता है, कोई दूसरी तरीके से पढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से बात तो कहनी एक ही थी गिडिंग्स वार्ड को, सब नारो यही मतलब कि इस प्रकार से ओडम सबकी परिभाषा लगभग मिलती जुलती होगी किससे, कि वो समाज का अध्ययन, कोई समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बोलेंगे, कोई समाज का विज्ञान बोलेंगे, तो इसी प्रकार से लोग बोलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हमने आपको क्लियर कर दिया कि आखिरकार वार्ड की परिभाषा जो क्या थी, वार्ड की और गिडिंग्स की, लगभग इस दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझा। तो वार्ड ने क्या कहा, वार्ड ने कहा भाई कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ओडम ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तीनों लोगों की बातें, चारों लोगों की बातें सब सेम ही है, इसीलिए हमने दो ही परिभाषा लिखी। इन दोनों परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, बड़ी छोटी छोटी है, एग्जाम में आपकी परीक्षा की दृष्टि से काम आएगी, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको जरूर लिख लीजिएगा। दूसरे टाइप के जो है आते हैं विद्वान, समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन को मानने वाले विद्वान, उनमें एचपी फेयरचाइल्ड, क्यूबर और वान ब्रिज आते हैं। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। एचपी फेयरचाइल्ड ने कहा
समाजशास्त्र की परिभाषा को देते हुए कहा कि समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण, देखिए मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण किसके द्वारा बनता है? मानवीय पर्यावरण सामाजिक संबंधों के द्वारा बनता है। पर्यावरण मतलब समझ रहे एक प्रकार से, यानी जो हमको चौतरफा घेरे हुए, तो नहीं समाज में सामाजिक संबंध ही घेरे हुए हैं ना, एक जाल क्रिएट करते हैं, तो जाल वो फैला हुआ है ना, तो इसीलिए कहते हैं फेयरचाइल्ड कि समाजशास्त्र मनुष्य और मनुष्य के द्वारा निर्मित जो मानवीय पर्यावरण है, और मनुष्य के द्वारा कैसे निर्माण होता है मानवीय पर्यावरण का? जब सामाजिक संबंध होते हैं, अर्थात मनुष्य क्या करता है? आपसी संबंध बढ़ाता है, एक दूसरे के प्रति संबंध रखता है कि हमारे यहाँ आटा खत्म होगा तो बगल पड़ोसी यहाँ जाए, हम या काखा आटा ले आए, तो ये संबंध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सामाजिक संबंध के द्वारा मानवीय पर्यावरण का निर्माण होता है, और जब इस पर्यावरण का निर्माण होता है मानवीय पर्यावरण, और पर्यावरण चूंकि परि माने होता है परितः, आवरण माने होता है ढकना, तो यानी कि जो हमको चारों तरफ से, यानी कि पूरे के पूरे चौतरफा हमको क्या करा हुआ है? ढका हुआ है। क्या ढके हैं? सामाजिक संबंध, यानी वो जाल जो हमको चौतरफा घेरे हुए हैं, उसी जाल और मनुष्य के बीच जो उनके संबंध होते हैं, मानवीय पर्यावरण और मनुष्यों के बीच में जो संबंध होता है, उसका अध्ययन होता है एचपी फेयरचाइल्ड का समाजशास्त्र, यानी कुल मिलाकर के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन है। इसके अलावा क्यूबर महोदय की परिभाषा है। क्यूबर महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है? समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है। वैज्ञानिक ज्ञान पुंज कहा, किसने कहा? वैज्ञानिक ज्ञान पुंज। ज्ञान पुंज माने होता है ज्ञान का एक प्रकार से पिटारा, ज्ञान की एक प्रकार से मंजूसा, ठीक है। तो ज्ञान पुंज माने होता है बहुत सारा ज्ञान। किसका ज्ञान? वैज्ञानिक ज्ञान। और कैसे किसका ज्ञान भाई? सामाजिक संबंधों का, यानी समाज मानवीय संबंध जो होते हैं, मानवीय संबंधों के बारे में, ठीक है, इन अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक ज्ञान पुंज होता है, इसी को समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज होता है। तो कुल मिलाकर सामाजिक संबंधों पर इनकी परिभाषा टिकी हुई है। तो ये परिभाषा आपके लगभग समझ में आ गई। इसके अलावा जो तीसरी परिभाषा आती है आपकी, समाजशास्त्र कोई विद्वान जो कि समूहों का अध्ययन मानते हैं, उनमें नाम आता है पार्क एवं बर्गेस का, नोब्स का, हाइट का, फ्लेमिंग का, जॉनसन का। नोब्स, हाइट और फ्लेमिंग तीनों की मिली-जुली परिभाषा, पार्क एवं बर्गेस की एक ही परिभाषा और जॉनसन की एक परिभाषा। अर्थात तीन परिभाषाएं मुख्य रूप से हमारे समक्ष आएंगी, जिनमें से दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्क और बर्गेस कहते हैं, क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा? समाजशास्त्र क्या है? सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। और सामूहिक व्यवहार कहाँ पर बनते हैं? समूहों में बनते हैं। सामूहिक व्यवहार कब होगा? जब समूह का निर्माण होगा। और समूह आपको पता होगा, सामाजिक समूह किसे कहते हैं? सामाजिक समूह एक ऐसे लोगों का समूह होता है जिनमें परस्पर संबंध होता है, ठीक है। अर्थात बस के स्टेशन पर बैठी हुई भीड़ को, या किसी धरने पर बैठी हुई भीड़ को, या एक प्रकार से रेलवे स्टेशन पर बैठी भीड़ को हम क्या नहीं बोल सकते? समूह नहीं बोल सकते। ओके, समूह तब हम बोलेंगे जब परस्पर एक दूसरे को लोग जानते होंगे। अर्थात कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि परस्पर एक दूसरे को जानता हो, उसको हम सामाजिक समूह बोलेंगे। और इसके अलावा समनर महोदय की मैं बात करूं, ग्राह समनर हो गए। इसके अलावा बात करूं जो है स्पेंसर हो गए। इसके अलावा आपके चार्ल्स कूले महोदय हो गए। ये सब ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक समूहों को कैटेगराइज किया है, बांटा है। किसी ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह में बांटा, किसी ने आंतरिक और बाह्य समूह में बांटा। ग्राह समनर ने आंतरिक और बाह्य में बांटा, प्राथमिक और द्वितीयक में चार्ल्स कूले महोदय ने बांटा। इस प्रकार से सामाजिक समूह होते हैं। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों के संगठन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संगठन होते हैं जिनमें क्या होता है? भाई सामाजिक संबंध होते हैं। अर्थात सामाजिक संबंधों के द्वारा जुड़े हुए मनुष्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? सामाजिक समूह कहते हैं। और जब उसी सामाजिक समूह, यानी जब वही सामाजिक जो समूह होता है, उन समूहों के द्वारा किया गया जो व्यवहार होता है, उसी व्यवहार का विज्ञान होता है। अर्थात उसी व्यवहार को अध्ययन करने वाला शास्त्र विज्ञान क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। पार्क और बर्गेस महोदय ने यही बात बताई। समझ में आ रही बातें? इसके बाद में नाम आता है नोब्स का, हाइल का और फ्लेमिंग का। इन लोगों ने कहा, तीनों की मिली-जुली परिभाषा है, टीम तीन की। इन लोगों ने कहा कि समाज जो होता है, यानी समाजशास्त्र समूहों में क्या होता है? समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन होता है। देखिए,
पार्क बर्गस की परिभाषा सामूहिक व्यवहार। सामूहिक व्यवहार मैंने बताया, चूंकि कब होता है सामूहिक व्यवहार, जब सामाजिक समूह होगा। देखो देखिए इन्होंने क्या कहा कि समूह में लोगों का वैज्ञानिक, देखिए यही बात है, सामूहिक व्यवहार का विज्ञान यानी यही बात है, समूह में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित। व्यवस्थित कब होगा, जब वैज्ञानिक बोल गया तो व्यवस्थित भी हो गया, क्योंकि विज्ञान सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और चूंकि जब वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग होगा इसका मतलब कि सुव्यवस्थित भी होगा, क्रमबद्ध भी होगा, सुसंगठित भी होगा। तो यहाँ पर यानी जो नोब्स, हाइन और फ्लेमिंग ने तीनों ने मिलकर के परिभाषा दी, कहीं न कहीं पे केवल शब्दों का खेल है, बाकी पार्क और बर्गस से मिलती जुलती परिभाषा है। इसका मतलब ही मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप एग्जाम में प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, लिखित परीक्षा में खासकर मैं बात करूं, तो उसमें आपको ये नहीं देखना है कि परिभाषा किसने दी है। अगर आपको नाम नहीं पता रहा है तो आप क्या लिखेंगे, ये अगर नहीं पता रहा कि नोब्स ने लिखा, हाइन फ्लाइन जो भी कुछ था, अगर पता है इनके दुनिया भर के जो है ये सब याद करने से अच्छा क्या आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक दो लोगों की परिभाषा याद कर लो, छोटी बहुत, जो छोटी छोटी आपको लगे कि याद करने योग्य है उनको याद कर लो। बाकी दुनिया भर के झुआ भर के परिभाषा याद के कोनो आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बस यही, अगर नेट पीएचडी की तैयारी करना चाहते तो आपको पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। अगर बीए, केवल ही बीए करना है तो आप एक आध दो परिभाषा याद कर लो, बाकी ट्रिक में बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो जो कम पढ़ने वाले छात्र छात्र हैं जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए एक ट्रिक ये है कि आप क्या करेंगे कि जब भी परीक्षा में लिखिएगा तो आप क्या लिखेंगे, एक परिभाषा समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए आप क्या लिख सकते हो कि समाजशास्त्र की परिभाषा विद्वानों ने कुछ इस प्रकार से दी है। आप लिखेंगे, किसी एक व्यक्ति की परिभाषा पता है, दो व्यक्ति की, उनका लिखा, उसके बाद में क्या लिखा कि जो है दूसरे शब्दों में उन्हीं के नीचे, या एक परिभाषा अपना खुद दे दी कि हाँ समाजशास्त्र फला 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 चीजों का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्या, अब एक परिभाषा आप बनाएंगे, तीनों चारों की परिभाषा पढ़ लेंगे। देखिए मान लेते आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो अगर इनको पता है कि आपने तीनों चीज मतलब 4 पॉइंट नोट किया कि समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक समूह और सामाजिक अंतःक्रियाएं, तो आप लिखेंगे समाजशास्त्र एक ऐसी विषय वस्तु है या समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक समूहों का और सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए एक ऐसी परिभाषा बन गई जो कि कहीं न कहीं पे वार्ड समनर गिडिंग-सोडम, इसके अलावा एचपी फेयरचाइल्ड होगा, यहाँ पर एच कर दीजिएगा, एचपी, ठीक है, एचपी फेयरचाइल्ड, क्यूबर और वानबीज हो गए, पार्क बर्गेस, नोब्स, हाइन फ्लेमिंग और जॉनसन हो गए, इसके अलावा ग्रीन और ग्रीन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल, इन सभी की मिली जुली परिभाषाएं आपने एक ही 2 लाइन में दे डाली। एग्जामिनर इतना प्रभावित होगा अगर उसे लगेगा कि हाँ बच्चे ने टैलेंटेड, मतलब एक प्रकार से दिमागी कार्य किया है, नंबर देगा। जरूरी नहीं है यार ये पता लगाना कि ये कथन किसने कहा था, जरूरी ये है कि आप पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में वर्तमान जो जनमानस है उसकी सोच क्या है। इसीलिए अब जो है खासकर ग्रेजुएशन में जब भी पूछा जाता है प्रश्न, तो आपसे पूछा जाता है कि समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाज शास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए या समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आपसे यह पूछना चाह रहा है। विद्वानों की परिभाषाओं में एग्जामिनर को अभी इंटरेस्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि एग्जामिनर लोगों को यह पता हो चुका है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, कि परिभाषाओं को रटने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये दुनिया भर की परिभाषाओं को याद करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये है कि इन परिभाषाओं को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में अपने मानसिकता का प्रयोग करते हुए, अपने आंतरिक यानी अपने आत्मीयता का प्रयोग करते हुए, जो आपके अंदर बैठा ज्ञान है, जो अंदर ज्ञान चक्षु छुपा हुआ है, उसका अपने मस्तिष्क के तहत प्रयोग करते हुए और अपनी लेखनी को एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से आप इन सभी की मिली जुली परिभाषा जब दे देंगे, एक नई परिभाषा मिलेगी, एक शिक्षा में नवाचार आएगा, एक नूतनता आएगी, तो उसको उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात नई शिक्षा नीति इसलिए नहीं लाई गई है कि आप अभी भी वही जो है ये सारी चीजों को याद करें, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटीज को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाना क्या तार्किक है। ये तार्किक है कि मतलब कि जो है ये परिभाषा किसने दी है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ लिया, अरे उसका क्या मतलब है, किसने दी है किसने नहीं दी है, उससे क्या हम सीख सकते हैं, ये मैटर है। और बच्चे ने क्या सीखा ये मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि ये परिभाषा किसने दी थी। ठीक है, ये मैटर करता है कि हमने उसकी परिभाषा पढ़ी। अब भाई कितना दिमाग में याद रखेगा कि इन्होंने ये कहा उन्होंने कहा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है,
कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस पे अगर फोकस करेंगे तो जिंदगी भर आप याद ही करते फंस जाएंगे। और भारत की शिक्षा नीति में सबसे बड़ी कमी ये रही थी मेरे हिसाब से कि जो ये रटवाने का प्रयास था, अर्थात कि फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, ये सब चीजों को इसमें बड़ा दिक्कत होता है। बस ये जान लीजिए कि फलाने ने क्या कहा, उसको समझ लीजिए अपने हिसाब से और उसको अपनी भाषा में कि फलाने ने ये कहा था। जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में लिखे कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, ये क्यूबर ने कहा था। ये हिंदी में क्यूबर महोदय ने ये नहीं लिखा था, ये तो एक प्रकार से ये ज्ञानपुंज और ये सब बातें लिखी गई है मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, ये कन्वर्टेड है, ये अनुवादिक शैली में हमने कर लिया है। अर्थात उन लोग अंग्रेजी में या जो भी भाषा उनकी रही होगी वो अपनी भाषा में बोले होंगे, लेकिन इसको हमने जटिल बना दिया है, ठीक है, लिख करके, मतलब इसका कन्वर्ट किया है हमने। तो आप ये मान लो कि परिभाषाओं में कुछ नहीं रखा है, परिभाषाओं का सार तत्व में बहुत कुछ रखा है। इन सभी के सार तत्वों को समझने के लिए इसीलिए 4 टाइप का हमने बताया कि समाजशास्त्र, समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में, समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, और इस प्रकार से हमने 4 कैटेगरी बांटी। तो ये चीज क्लियर हो गई आपकी। थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो आपको इन सभी परिभाषाओं को याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो भाई याद करना है। और मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहता हूं कि आप याद मत करिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नंबर कम दे देंगे आप अगर ऐसे इस प्रकार से करेंगे। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैंने बोला है, और ये नहीं होना चाहिए कि कथनों को याद करना चाहिए, हूबहू कथन एक प्रकार से उसमें लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर भी जानते हैं, तो आप अगर उससे मिलता जुलता उसकी जो मतलब की जो अंतर्भावनाएं हैं अगर उस टाइप की भी परीक्षा में लिख देंगे तो एग्जामिनर में मतलब कि एग्जामिनर जो होता है वो नंबर देता है, एग्जाम में नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये परेशान नहीं होना है, अगर उससे मिलती जुलती परिभाषा है तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक। आगे समझते हैं। नोम, साइन और फ्लेमिंग की परिभाषा हो गई। समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन क्या होता है, समाजशास्त्र का होता है। अब अगला आता है सामाजिक संबंधों की, जो मतलब कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन बताते हैं, जो गिन्सबर्ग और जॉर्ज सीमेन महोदय हैं, जो कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। देखिए गिलिन कहते हैं परिभाषा को देते हुए, क्या देते हैं परिभाषा, कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। अंतःक्रियाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, अंतःक्रियाएं किससे उत्पन्न होती हैं, सामुदायिक जीवन से उत्पन्न होती हैं। जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती किससे उत्पन्न होती हैं, सामुदायिक जीवन से। समुदाय क्या होता है, समुदाय एक ऐसा जनमानस होता है, एक ऐसा जन समुदाय होता है, मतलब कि एक ऐसा जन संगठन या समूह होता है जो अपनी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी विशेष स्थान पर किसी निश्चित सीमा के भीतर अपना संपूर्ण जीवन अपने समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यतीत कर देता है। उस प्रकार उनकी सामाजिक रीतियां होती हैं, अपनी उनके सामुदायिक भावना होती है लोगों में, और इस प्रकार से वो एक ही स्थान पर अपने सामान्य जीवन की जो इच्छाएं होती हैं, सामान्य उद्देश्य होता है, उसी की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं, उसी स्थान पर बने रहते हैं, तो वो सामुदायिक जीवन होता है, ठीक है। तो सामुदायिक जीवन से जो उत्पन्न अंतःक्रियाएं होती हैं लोगों के बीच की, तो उन अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है समाजशास्त्र, ठीक है। क्लियर होगी बातें। तो विस्तृत अर्थ में यानी कि एक बड़े अर्थ में देखा जाए, बड़े पर्दे पर, तो समाजशास्त्र क्या होता है, सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन होता है। अंतःक्रिया किससे उत्पन्न होती हैं, सामुदायिक जीवन से अंतःक्रियाओं का निर्माण होता है, अंतःक्रियाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। अंतःक्रिया यानी कि संबंधों का, हमारा संबंध इनसे वैसा है तो हम उनके प्रति क्या क्रिया करेंगे और वो हमारे प्रति क्या क्रिया करेंगे, ये होता है आंतरिक क्रिया या अंतःक्रियाएं। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच की जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो सामुदायिक भावना के द्वारा दिखाई पड़ती हैं। सामुदायिक भावना जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पर अलग रह रहे हैं और आपका दोस्त गांव से जाता है तो आपका सामुदायिकता वहां पर झलक जाती है। आपके दोस्त को कोई मार रहा होता है, मतलब आपका गांव का कोई व्यक्ति है और उसको किसी दूसरे गांव का व्यक्ति मार रहा होगा, तो आप अपने गांव की तरफ से बोलेंगे और उसको बचाएंगे कि हाँ भाई क्यों मार रहे हो, और मौका पड़ा तो एक आध दो आपको लगा दी वो। तो इस प्रकार से चीजें होगी। ये होता है आपका सामुदायिक जीवन से मतलब जो निर्मित अंतःक्रियाएं होती हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं भाई कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों का अध्ययन होता है। क्या कहा गिन्सबर्ग ने, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों का क्या होता है, अध्ययन होता है। जबकि जॉर्ज सीमेन कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन होता है। जो मानवीय अंतः संबंध होते हैं उनके स्वरूप जो होते हैं उन्हीं का अध्ययन है, मतलब बात एक ही है।
गिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि अंतः संबंधों के द्वारा जो क्रियाएं उत्पन्न होगी उन सभी क्रियाओं का दोनों का अध्ययन, अंतः क्रियाओं का भी अध्ययन करता है समाजशास्त्र और अंतः संबंधों का भी अध्ययन करता है, दोनों का अध्ययन करता है। गिन्सबर्ग कहते हैं। जॉर्ज सीमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं मतलब अंतः संबंध जो मानव के द्वारा निर्मित जो अंतः क्रियाएं होती है उनका जो स्वरूप होता है, उनका जो एक प्रकार से स्वरूप, समझ रहे हैं, स्वरूप मतलब उनका स्ट्रक्चर समझना, तो वो चीज तो उसका अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी, इतनी जो मैंने बताई आपको क्लियर हुई होगी सारी बातें अगर क्लियर तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। और चलिए अभी समय बचा है लगभग 15-16 मिनट का, हम समझ लेते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति भी क्या है। यानी चूंकि लगे हाथ अगर समझ लेंगे नहीं तो फिर उसके लिए दूसरा चैप्टर बनाना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम समझ लेते हैं कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। ओके, क्लियर होगी बातें? तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप एक अपनी परिभाषा भी दे सकते हैं समाजशास्त्र की, कि समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है। समाजशास्त्र का सामाजिक मतलब कि संबंध किससे है, मानवीय संबंधों से होता है, और इसकी विषय वस्तु व्यक्ति नहीं होता है अपितु समाज होता है। यद्यपि व्यक्ति को समाज के वर्णन में भुलाया नहीं जा सकता है, व्यक्ति केवल तभी मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है। अर्थात समाज और मानवीय जो संबंध होते हैं, या समाज का अध्ययन या सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समूहों का अध्ययन, सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन, ये सब करता है समाजशास्त्र। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसकी प्रकृति को भी समझ लेते हैं लगे हाथ। ओके, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास अपने। और जितने भी फोन आपके पास हैं, जितने भी फोन आपके घर में हैं, सभी से इस वीडियो को लाइक करिएगा और सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पापा मम्मी का फोन, भाई भाभी का फोन, जो भी कुछ भी हो, सबसे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और उनका बेल आइकन जो है ऑन मत करिएगा ताकि उनके पास नोटिफिकेशन ना जाए, ठीक है, नहीं तो गुस्सा करेंगे आप लोगों पर। तो इसलिए नोटिफिकेशन मत ऑन करिएगा, सब्सक्राइब सभी फोन से कर दीजिएगा। आपके घर में जितने भी फोन हैं, आपको इसी प्रकार से मैं मेहनत के साथ पढ़ाने का प्रयास करता हूं। लगभग 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो विधिवत तरीके से आपके हर प्रश्नों पर मेरी नजर रहती है। कौन से प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों पर मैं चर्चा करता हूं, लिखित टाइप के भी और ऑब्जेक्टिव टाइप के भी। ओके, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न यही बनता है कि समाजशास्त्र मतलब कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा? आपसो ऑप्शन में बोलेगा वार्ड, समनर, गिडिंग्स और ये सभी, तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें। ओके, इसी प्रकार से सब प्रश्न आपके बन सकते हैं, यानी कि परिभाषा दे देगा और 4 ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक बार परिभाषाओं को जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं याद कर लीजिएगा, इन सभी परिभाषाओं को लगभग जो भी याद हो जाए, छोटी छोटी परिभाषाओं को वहीं से फंस जाएगा। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव मॉडल पर भी दूंगा, ओके आपको। चलिए, तो अब हम जानेंगे कि आखिरकार समाजशास्त्र की प्रकृति को हम कैसे समझ सकते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे, किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे? तो समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए मैंने कुछ पहलुओं को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, तो इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, उससे पहले हम समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए हम 3 विद्वानों के कथनों पर डिस्कस करेंगे। पहला कथन है कार्ल प्रियर्सन का, दूसरा है लैंडिस का और तीसरा स्टुअर्ट चेज का। ओके, कार्ल प्रियर्सन जो है समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में होती है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में होती है। अर्थात एकता जो होती है विज्ञानों की, उसकी पद्धति में होती है। अगर पद्धति वैज्ञानिक होती है तो उसकी विषय वस्तु भी वैज्ञानिक हो जाएगी, तो उसकी प्रकृति को समझ लेंगे। अर्थात प्रकृति के समझने का मतलब होता है, किसी भी विषय वस्तु की प्रकृति मतलब होता है कि वह विषय वस्तु सामाजिक विषय वस्तु है या वैज्ञानिक विषय वस्तु है। अर्थात वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है या फिर वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है। यही समझना होता है नेचर का मतलब, कि आखिरकार सोशियोलॉजी का नेचर क्या है। नेचर में मैं बताऊं तो सोशियोलॉजी जो है वो ना तो विज्ञान है और ना ही वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। यानी जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र, इतिहास और ये सब जो है अन्य जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है वो विज्ञान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। और मेरे हिसाब से सोशियोलॉजी उससे कहीं अधिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। और उसके लिए हमने यहाँ पर 9 पॉइंट्स आपको लिखे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आखिरकार जो है समाजशास्त्र का जो एक विज्ञान होता है, क्यों होता है। समाजशास्त्र एक अर्ध विज्ञान मान सकते हैं हम, और आधी चीज इसमें ह्यूमैनिटीज पर होती है, क्योंकि ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता।
यानी ये एक प्रकार से ये नहीं बता सकता समाजशास्त्रीय पद्धति, इसलिए विज्ञान नहीं माना सकता पूर्ण रूप से। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग तो होता है, सुसंगठित चीजें और सुव्यवस्थित चीजें कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको दिखेंगी। अर्थात पूर्ण विज्ञान समाजशास्त्र को हम नहीं मानेंगे, ना तो हम अपूर्ण विज्ञान मानेंगे, अर्थात इसको हम अर्ध विज्ञान मान सकते हैं। सोशियोलॉजी इज द सेमी साइंस या हाफ साइंस। ओके, तो सोशियोलॉजी क्या है? एक अर्ध विज्ञान है, मान सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, विज्ञान के जो पहलू हैं उनमें 9 पहलुओं पर ये सोशियोलॉजी खरा उतरता है, 2-3 पहलू ऐसे हैं जिस पर खरा नहीं उतरता है। ठीक, तो इस श्रृंखला में हम इसको अर्ध विज्ञान मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण विज्ञान नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक कोई विषय वस्तु क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्धता पर आधारित नहीं होती है, तो और उसकी जो विधियां होती हैं वैज्ञानिक होनी चाहिए। इसके अलावा वो क्या है कि व्याख्या करना चाहिए। इसके अलावा उसकी बात किया तो उसमें जो चीजें हैं, मतलब कि उसके जो सिद्धांत है वैज्ञानिक होने चाहिए, प्रविधियां सैद्धांतिक होनी चाहिए। इसके अलावा वो भविष्यवाणी करना चाहिए, अर्थात उसमें बताने की क्षमता हो कि इतने समय के बाद में यहाँ सामाजिक परिवर्तन होगा, इतने समय के बाद में वहां सामाजिक परिवर्तन होगा। लेकिन सोशियोलॉजी बताने में असक्षम है, मतलब कि सक्षम नहीं है, इसीलिए नहीं होता है। क्योंकि ये क्या है तो व्याख्या करता है, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके भी इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब सोशियोलॉजी का। लेकिन इन सबके होने के बावजूद भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर सोशियोलॉजी खरा नहीं उतरता है, जैसे कि वो पहलू भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों पक्षों पर चर्चा करना होगा आपको। यहाँ पर मैं तो 9 जो मेजर पहलू उन पर चर्चा करूंगा, समाजशास्त्र को विज्ञान सिद्ध करते हैं, लेकिन यहीं पर एक 2-3 पहलू और आप लिख लीजिएगा जो कि समाजशास्त्र को एक प्रकार से समाज मतलब कि विज्ञान की श्रेणी से थोड़ा सा बाहर रखते हैं। तो कुछ विद्वान इसको सोशियो मतलब कि समाज मतलब विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान इसको कला मानते हैं। ठीक है, तो विद्वानों में मतभेद रहा है। तो जो विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं उन्होंने ये सारी चीजें बताई, और जो नहीं मानते उनके बारे में बता देना चाह रहा हूं। जैसे कि बात की जाए, आप ये जो है वैज्ञानिक एक प्रकार से ये क्या नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी या समाजशास्त्र के द्वारा, समाजशास्त्रीय प्रविधियों के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आने वाले 2050 का समाज कैसा होगा। ये समाजशास्त्रीय अध्ययन के हिसाब से हम पता नहीं लगा सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा, एकदम से एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। हाँ, अनुमान लगा सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। और विज्ञान अनुमान पर आधारित नहीं होता, वो तो भाई फैक्ट चीजों को मानता है। तो इस मामले में थोड़ा सा ये खरा नहीं उतरता सोशियोलॉजी, तो इसीलिए विज्ञान नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां पर समझिएगा, विज्ञान इसलिए सोशियोलॉजी नहीं है चूंकि बात की जाए इसमें खास करके आप देखिएगा सोशियोलॉजी के होने के लिए क्रमबद्ध तरीके से हर चीज होनी चाहिए, और सोशियोलॉजी में शायद वो क्रमबद्धता कहीं कहीं पर नहीं दिखेगी। तो इस दृष्टि से भी थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक श्रेणी से उतर जाता है सोशियोलॉजी। तो कुल मिलाकर के सोशियोलॉजी एक वैज्ञानिक और इसके अलावा समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसको खास करके अगर हम प्रयोगशाला में जाकर, जिस प्रकार से केमिस्ट्री की प्रयोगशाला होती है, जिस प्रकार से जो है फिजिक्स की प्रयोगशाला होती है, वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला होती है, ठीक है, बॉटनी, इन सभी की मतलब जो बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी की जो है यानी बायोलॉजी, इन सभी की जो लाइब्रेरी होती है, मतलब कि जो लैब होता है खास करके, उसमें इसका प्रयोग नहीं किया सकता। जैसे कि C+O2 इज इक्वल मतलब कि गिव्स आउट CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब गैस मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, तो ये तो होगा एकदम से एग्जैक्ट है कि वही होगा, 1 और 1 2 होगा, ये तय है होगा। तो मैथ भी एक साइंस है, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं, मतलब एकदम से वो सिद्ध नहीं हो जाता, यानी कि ये प्रयोगशाला में खास करके नहीं चीजें होती हैं। लेकिन अब कुछ कुछ मात्राएं प्रयोगशाला भी कुछ विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज में सोशियोलॉजी के शोध के लिए भी बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के सोशियोलॉजी में भी चीजें होती है, लेकिन जिस प्रकार से हम उसको इसका तत्व इसमें मिला करके हम जो है हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन के कणों को उठा करके हम जल बना देते हैं केमिस्ट्री में, उस प्रकार का इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए विज्ञान नहीं है। तो चलिए, हम विज्ञान नहीं तो मैंने बता दिया, लेकिन हम विज्ञान उनके पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम, और यहीं पर आपकी प्रकृति क्लियर हो जाएगी सोशियोलॉजी की। ठीक है, देखिए
काल क्रिएशन कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता जो होती है उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। या कथन एग्जाम में पूछा आता है बार बार कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में है। यह कथन किसका है? कार्ल पियर्सन का है। लैंडिस महोदय का कथन बड़ा फेमस है। ये कहते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो और चाहे वो समाज शास्त्र में हो। अर्थात इनकी दृष्टि से भौतिक शास्त्र और समाज शास्त्र लगभग एक प्रकार से वही विज्ञान होता, चाहे वो भौतिक शास्त्र का विज्ञान हो चाहे समाज शास्त्र का विज्ञान हो, विज्ञान वही है इनकी दृष्टि में। अर्थात लैंडिस महोदय एक प्रकार से वैज्ञानिकता के पक्ष में उतरते हैं सोशियोलॉजी के। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा तो इस प्रकार से ये कथन भी बड़ा फेमस है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो और चाहे समाज शास्त्र में। कथन नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जरूर आता है। इसके अलावा अगला प्रश्न स्टुअर्ट चेज का ये कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से होता है। अर्थात उसकी अगर पद्धति वैज्ञानिक है तो हम वैज्ञानिक बोल सकते हैं, विषय सामग्री से कोई मतलब नहीं। ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और जो इन सभी पहलुओं पर खरे उतर जाते हैं उसको हम विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात सोशियोलॉजी कहीं ना कहीं पे 70% तक विज्ञान माना जा सकता है, 30% ही कुछ चीजें हैं जिनमें एक खरा नहीं उतर पाता, इसलिए इसको हम पूर्ण विज्ञान नहीं मानते हैं, अर्ध विज्ञान मानते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार सोशियोलॉजी एक अर्ध विज्ञान होते हुए भी किस प्रकार से विज्ञान है। ये देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पर 9 पॉइंट्स का जो है जिक्र किया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है किसमें भाई? सोशियोलॉजी में। और जिस भी विषय वस्तु में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, आप ये मान लो कि वो विषय वस्तु वैज्ञानिक है पूर्ण रूप से। ठीक है, यानी वो विषय वस्तु वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति मतलब जैसे कि इसमें सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग होता है, साक्षात्कार प्रविधि का, अवलोकन का, सांख्यिकी का, समाज मिति का, प्रश्नावली का। अच्छा, इस सामाजिक सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, समाज मिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये सब आप कहां पर पढ़ेंगे? अभी आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ये बीए 3rd ईयर में पहले पढ़ाया था पेपर 2 में, सामाजिक अनुसंधान पद्धति। तो सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों में आपको जैसे कि मान लेते हैं कि समाज शास्त्र आपने पढ़ लिया, जनगणना करने के लिए आपको भेज दिया गया, तो उसमें किस प्रकार से आपको रजिस्टर में फिक्स करना हर चीज, यानी कि प्रश्नावली कैसे बनानी है, आपको एक क्रमिक सूची कैसे तैयार करनी है। ठीक है, सांख्यिकी के दौरान आपको वहां पर बहुलक क्या होता है, और इसके अलावा आपको वहां पर माध्य कैसे निकालना, माध्य मतलब गणितीय चीज भी इसमें पढ़ने पड़ेगी। अर्थात इसीलिए आप देखिएगा ये सब वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग होता है। समाज मिति, ठीक है, साक्षात्कार बैठ करके आपने समझा, अवलोकन वहां पर जाकर के देख करके सही तरीके से, सर्वेक्षण माने होता सर्वे करना एक प्रकार से जाकर के सामाजिक तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये सभी प्रश्नावली एक्सपेक्ट कर देना कि ये चीज प्रश्नावली आप देखते हो क्रम संख्या वगैरह शुरुआत के पेज पर आपके वितक किताब में मिलती है। तो सभी प्रश्नावली का निर्माण जो होता है इसी सभी विधियों के आधार पर किया जाता है। अर्थात समाजशास्त्र एक विज्ञान इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझिएगा भाई, दूसरा पॉइंट ये है कि अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और उनका विश्लेषण भी किया जाता है। अवलोकन के द्वारा मतलब कि मान लेते हैं कि कहीं पर कोई चीज कांड हो गया, समाज में कोई कांड हो गया, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने खेत में बिया बोया, बीज बोया, खेत में आपने बीज बो दिया गेहूं का, और गेहूं का बीज नहीं जामा, तो आप वहां पर जाएंगे खेत में। अब देखिए अवलोकन विधि यही हो गई कि आप खेत में जाइए, वहां पर खेत से मिट्टी से निकालिए गेहूं का बीज और देखिए गेहूं के बीज में क्या कमी रह गई है कि गेहूं का बीज जामा नहीं। बहुत ही तीव्र निगाहों से आप उसको जब अवलोकन करेंगे, देखेंगे खूब अच्छे तरीके से कि काहे के लिए नहीं जामा है, भुना गेहूं तो नहीं था या गेहूं की क्वालिटी बेकार थी, तो बताएं। तो इसको यानी अवलोकन के द्वारा तथ्यों का, यानी गेहूं का पहले इनका संकलन करेंगे, तथ्य जो होगा सबसे पहले अवलोकन कर करके गेहूं के दाने को इकट्ठा कर लिया, तो उसको तथ्य इकट्ठा हुए कि भाई एक भुना था, एक बिया थोड़ी कमजोर थी, एक में पानी नहीं पहुंचा था, सभी बिया को एकत्रित कर लिया, संकलन कर लिया तथ्यों का कि भाई ये चीजें हुई है इसीलिए गेहूं नहीं जामा। वर्गीकरण करेंगे फिर उसका कि ये गेहूं सूखा वाला है, ये उसका वाला है, ये इसलिए नहीं जामा, यानी कि एक वर्गीकरण करेंगे। फिर विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार ये जामा नहीं तो इसके कई कारण हो सकते हैं और ये आगे चल करके कैसे जामेगा इसके बारे में उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे लोग। तो यानी कि समाजशास्त्र में भी ऐसा होता है कि समाजशास्त्रीय पद्धतियों के द्वारा सबसे पहले हम
किसी भी मुद्दे पर अगर हमको सर्वेक्षण करना है या कुछ भी करना है, हमको सर्वे करना है, सबसे पहले हम वहां पर जाएंगे, जा करके उस पूरे मुआयने को मतलब देखेंगे। देखने के बाद में वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, उस जानकारी को लोगों से पूछेंगे क्या भाई क्या क्या चीजें हुई, उसको एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, संकलन करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। संकलन के बाद में उसका हम वर्गीकरण करके बांटेंगे, कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आता है, पूरा हम उसको सूचना एक प्रकार सूचीबद्ध करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने सूची कर लिया। सूची बनाने के बाद में हमने क्या करेंगे, उसके बाद में फिर उसका विश्लेषण करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार से समाज शास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन होता है, वर्गीकरण होता है और विश्लेषण होता है। और जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत अवलोकन विधि के द्वारा प्रयोग करके, अवलोकन विधि के द्वारा ये सारी चीजें होती है, वो विषय वस्तु क्या होती है, वो विषय वस्तु सामाजिक होती है, मतलब की सॉरी वैज्ञानिक होती है। और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें होता है। सोशियोलॉजी यहां तक बता सकता है, सोशियोलॉजी क्या कहता है, सोशियोलॉजी कहता है कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। वैज्ञानिक प्रविधियों में ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सोहन एक प्रकार से क्या है, सोहन मरणशील प्राणी है। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने पता कर लिया किस तरीके से एक होल में कि मनुष्य जो होता है, मैंने देखा कि हाँ जो है तमाम प्रकार के ए नाम का व्यक्ति A B C D सब एक प्रकार से मर गए हमारे समझ। तो यानी मुझे पता चला कि हाँ मनुष्य को एक ना एक दिन मरना है, पता चल गया। तो हम इसी आधार पर कह सकते हैं चूंकि सोहन या मोहन भी एक मनुष्य है, तो हम यह कह सकते हैं कि मोहन भी एक मरणशील प्राणी है, चूंकि प्रत्येक मनुष्य मरणशील प्राणी है। तो इस प्रकार से हम पहले एक व्यापक स्तर पर निकाल लेते हैं, फिर उसका हम एक अंश निकालते हैं। और एक ऐसा करें कि मान लेते हैं 1 लीटर ड्रामा की 2 लीटर दूध है आपका, और उसका हम थोड़ा सैंपल लेकर के उसको बढ़िया सा मशीन में लगा कर फैट निकाल ले। तो उसी थोड़े से चीज का सैंपल पता करके हम पूरे दूध का फैट बता सकते हैं कि हाँ इतना लीटर का ये दूध की पैसा लग सकता है, इसका इतना फैट है। यानी कि आप शरबत पी रहे होते हैं तो शरबत का एक घूंट पीते जैसे आपको ये पता चल जाता है कि शरबत मीठा है या चाय मीठा है या अभी इसमें मीठा कम है, सब्जी में नमक ज्यादा है या कम है, आप पता लगा लेते हैं थोड़ा सा ही टेस्ट करके। तो यही प्रकार से ये पद्धतियां होती हैं और इन पद्धतियों का प्रयोग इसमें होता है खासकर सोशियोलॉजी में। आगे थोड़ा सा जानते हैं, तीसरा पॉइंट आपका है कि जो सोशियोलॉजी है ये क्या है का वर्णन करता है। यानी कोई मतलब कि कोई घटना अगर घटी है तो घटना क्या है, कैसे घटी है, उसका विस्तार से वर्णन करेगा। अर्थात कोई भी चीज इसमें से समाज है तो समाज क्या है, और समूह है तो समूह क्या है, सभी का एक प्रकार से उसका वर्णन करेगा, उसको बताएगा। और जो जिस विषय वस्तु में क्या है का वर्णन करने की शक्ति होती है वह विषय वस्तु विज्ञान कहलाता है। ठीक, तो इस दृष्टि से सोशियोलॉजी एक विज्ञान है, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है का वर्णन करता है। यानी कोई भी तथ्य होगा, कोई भी मुद्दा आएगा तो ये बताएगा कि ये मुद्दा क्या है। ठीक है, पूरा विस्तार से उसका वर्णन करेगा। चौथा पॉइंट, इसलिए हम इसको समाजशास्त्र को समाज मतलब कि एक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कार्य कारण मतलब क्या होता है, कार्य कारण जो संबंध होते हैं इसकी क्या की जाती है भाई, इसकी विवेचना की जाती है। यानी कि जो है समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई घटना थी तो उसका वर्णन कर दिया कि हाँ भाई क्या है, लेकिन उस घटना का वर्णन करने तक ही सीमित नहीं समाजशास्त्र, इसके आगे भी बढ़ता समाजशास्त्र क्या करता है, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना। यानी कि आखिरकार जो घटना घटित हुई उसके पीछे कोई चमत्कार नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ चीजें नहीं हुई हैं, अर्थात उसको ये मान लेना कि ये बस ऑटोमेटिकली घट गई। ना ना ना, समाजशास्त्र यहां तक जाएगा कि वो घटना क्यों घटित हुई, कार्य कारण, यानी उसका कारण क्या था, जो भी कार्य हुआ या भी जो भी चीजें हुई तो किस प्रोसेस से हुई है और किस लिए हुई है और क्यों हुई है, इन सभी चीजों को यानी कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। कोई घटना हुई है उसके कारणों तक, उसके पीछे तय तक जाकर तब तक नहीं छोड़ता समाजशास्त्र। यानी समाजशास्त्र किसी भी घटना को चमत्कार ना मान करके उसका तथ्यों के साथ विश्लेषण करता है और उसके कारणों को जानता है, और समाज में आगे चल करके ऐसी घटनाएं ना घटित हो उनके लिए समाधान की भी व्यवस्था करता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है, चूंकि वो समाजशास्त्र में क्या होता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। आगे अगला पॉइंट, इसीलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा क्या होती है, संभव। पुनर्परीक्षा मतलब क्या होता है, मान लेते हैं समाजशास्त्र को कोई सिद्धांत किसी विद्वान ने दे दिया, मान लेते हैं इमाइल दुर्खीम ने
आत्महत्या का सिद्धांत दिया, सोशियोलॉजी का सिद्धांत है, तो उसकी हम पुनर्परीक्षा भी कर सकते हैं और उसमें अगर वो सही चीजें, अधिकतर चीजें सही भी उत्पन्न होगी, मतलब कि निकलेंगी। अर्थात एक सिद्धांत दे दिया गया, उस सिद्धांत की हम परीक्षा भी ले सकते हैं, मतलब कि सिद्धांत उस समय किया गया था, तो अगर आज इस सिद्धांत को हम लागू करें तो क्या सही है? बिल्कुल सही निकलेगी। अगर नहीं निकलेगी तो फिर दिक्कत की बात है, तो फिर विज्ञान नहीं मानेंगे। अगर निकल जाती तो यानी कि समाजशास्त्री सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है, दोबारा परीक्षा भी इसकी ली जा सकती है। यानी सिद्धांत जो दिए गए हैं उसका अभी भी फिर से दोबारा से हम उसका सिद्धांत पर विवेचना दे सकते हैं। अर्थात समाजशास्त्री सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। इसीलिए चूंकि समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है, जो समाजशास्त्रीय जो एक प्रकार से आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी पुनर्परीक्षा भी हो सकती है, दोबारा से उसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो ये जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत होता है वह एक विज्ञान होता है। ओके, अगला पॉइंट है आपका, जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान बताता है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक है। सोशियोलॉजी के जो नियम है, सोशियोलॉजी के रूल्स हैं, यानी कि सोशियोलॉजी मतलब कि सोशियोलॉजी इज द रूल, कैसे उसके जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी इज यूनिवर्सल। ओके, यानी समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है वो कैसे हैं? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक है। सूर्य पूरब से उगता है, सन राइज इन द ईस्ट, एंड एक प्रकार से वो बैठता कहां पर है? कहां पर बैठता भाई? पश्चिम में। ये तय है कि सूर्य भगवान पूरब से ही निकलेंगे और पश्चिम में ही अस्त होंगे। अर्थात जिस प्रकार से ये यूनिवर्सल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये टेंस बनता है कि सूर्य सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि सन हमेशा पूरब से ही उगेगा, इसलिए इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है सूर्य के उगने में, ना तो सूर्य के बैठने में टेंस परिवर्तन होता है, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल चीजें हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हैं। और जब भी यूनिवर्सल फैक्ट का हम टेंस वगैरह बनाते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं, बात करते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम क्रिकेट की जो है कमेंट्री करते हैं अंग्रेजी में या सुनते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखते हैं। तो इसी प्रकार से सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी समाजशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, वो जिस प्रकार से तब थे उस प्रकार से आज भी रहेंगे, ठीक है। यानी समाज सामाजिक संबंधों का जाल तब था और आज भी समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ है लेकिन जाल अभी भी है। यानी समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सत्य है, ठीक है। और इसीलिए जिस भी विषय वस्तु के सिद्धांत जो होते हैं भाई वो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। उसकी अगर बात की जाए तो वो विषय वस्तु क्या होती है? एक विज्ञान होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। अगला पॉइंट आपका है समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रमाणिक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र के सिद्धांत कोई जो है व्यक्ति ने दे दिया, उसको प्रमाणित करने के अलावा ही उसको एक प्रकार से प्रकाशित कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर समाजशास्त्र के सिद्धांत को उसको प्रमाणित किया जाता है, एक प्रकार से सिद्ध किया जाता है, पहले से उसको चेक किया जाता है कि हाँ आपका जो सिद्धांत है वो सही है या सही नहीं है। इन तमाम पहलुओं पर जब वो सिद्धांत खरा उतरेगा तो उसको प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी प्रमाणित किया जाएगा, तब वो आगे जाएगा। अर्थात इसमें समाजशास्त्र के सिद्धांत होते हैं प्रामाणिक होते हैं, प्रमाणित किए जाते हैं और प्रमाणिक होते हैं। उनके पीछे एक प्रमाण होता है, एक तथ्य होता है, ठीक है। अर्थात वो प्रूव्ड होते हैं, ठीक। यानी कि और जिसमें भी ऐसा चीज होता है वो विज्ञान होता है। समाजशास्त्र में क्या होता है? सिद्धांत उसके प्रमाणिक होते हैं, इसलिए एक विज्ञान है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका आता है समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। आप देखते, मैंने बोला था कि किसी पॉइंट में आप देखिएगा समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन खासकर सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा इसमें नहीं की जा सकती है। तो कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता तो है, लेकिन उतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता भौतिक विज्ञान में है, जितनी क्षमता रासायनिक विज्ञान में है, जितनी क्षमता मैथ में है, जितनी क्षमता बायोलॉजी में है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता विद्यमान है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगा सकती है। मैंने पहले क्या बताया था? अनुमान लगा सकती है। और जो भी विषय वस्तु ऐसा कर सकती है वो उसको हम विज्ञान कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण विज्ञान मानना तर्क संगत नहीं होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट
यानी कि सोशियोलॉजी एक अर्ध मतलब कि विज्ञान मान सकते हो इसको। इसके अलावा निष्कर्षों का प्रमाण पर आधारित होना, जो भी सोशियोलॉजी के निष्कर्ष होते हैं वो प्रमाण पर आधारित होते हैं, और चूंकि जिस भी विषय वस्तु के अंतर्गत जो कोई भी निर्णय निकले, किसी भी सिद्धांत का या कुछ भी तरीके का निर्णय निकले, अगर वो सिद्धांतों पर आधारित होता है, अगर सिद्धांतों पर आधारित होता है भाई, तो खास करके उसको हम क्या कहेंगे, सिद्धांतों पर, यानी जो भी निष्कर्ष निकले किसी भी चीज का, वो अगर प्रमाण पर आधारित है तो वो विषय वस्तु आपकी विज्ञान कही जाएगी। तो भाई निष्कर्ष जो निकलते हैं इसके, किसी भी चीज की, किसी भी सिद्धांत के निष्कर्ष ये प्रमाणिक होते हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः सोशियोलॉजी क्या है भाई, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अतः समाजशास्त्र एक क्या है, अर्ध विज्ञान है। चूंकि कुछ विद्वान जो है क्या करते हैं, कुछ विद्वान जो है समाजशास्त्र को मतलब कि विज्ञान नहीं मानते हैं, कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। और ऐसी स्थिति में जब दोनों के विचारों को हम पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि समाजशास्त्र ना तो विज्ञान है और ना ही वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। ये क्या है, समाजशास्त्र एक अपूर्ण मतलब कि अर्ध विज्ञान है, या अपूर्ण विज्ञान बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक अर्ध विज्ञान है, ठीक। और विद्वानों में इसमें मतभेद है, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है, निष्कर्षों के आधार पर भी हम कह सकते हैं तमाम प्रकार के मुद्दों को पढ़ने के बाद में, कि भले ही समाजशास्त्र जो है ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो, लेकिन समाजशास्त्र अभी भी एक मान सकते लगभग 70% में विज्ञान इसको मान सकता हूं बड़े आराम से, 30% ये विज्ञान की कैटेगरी पर खड़ा नहीं उतरता है, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के विज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान ना होते हुए भी इसको बहुत सारे विद्वानों ने विज्ञान की श्रेणी में रखा है। अर्थात आप शुरुआत में ही देखेंगे वार्ड, समनर, गिडिंग्स, तमाम प्रकार के लोगों ने इसको विज्ञान बताने का प्रयास किया। तो ये होता है आपका, क्लियर होगी बातें। तो इस प्रकार से आज आपने समाजशास्त्र के उद्गम को समझा, समाजशास्त्र के अर्थ को समझा, समाजशास्त्र की परिभाषाओं को समझा, समाजशास्त्र की प्रकृति को समझा। ये 4 टॉपिक्स आपके लगभग एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। निश्चित तौर पर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, और जो भी चीजें आपको लग रही है कि जो है नहीं समझ में आई है, उसको कमेंट करिएगा। मैं उस पर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस कमेंट के हिसाब से आपको बता दूंगा। एक बार सभी लोग यही निवेदन रहेगा आपसे कि चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास, क्योंकि मैं रात दिन आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। होगी आपकी रात के 9 बजे से क्लास होगी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप लोग एक बार 9 बजे आप जरूर आकर के चेक करें कि कौन सी क्लास आज होने वाली है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी, लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा।